अच्छा सर, बैंक इन्फॉर्मेशन जाती है ऑडिटर के लेटर हेड पे, क्लाइंट के लेटर हेड पे, यानी मैनेजमेंट कंपनी के लेटर हेड पे नहीं जाती है, वाहिद कंफर्मेशन ऐसा। अच्छा जी देखिए, एक बैंक एक ऐसा इदारा है जिससे आपका सिर्फ बैंकिंग का जो रिलेशनशिप है ना, वो सिर्फ पैसे रखने तक वो नहीं है, लिमिटेड नहीं है। आप बैंक से लोन भी लेते हो, आप बैंक के पास पैसे भी रखते हो, बैंक आपके बालों का ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के अंदर गारंटर भी बनता है, और बालों का आपके ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप की चीजें भी खोलता है। तो आप जब बैंक को कंफर्मेशन भेजते हो तो सिर्फ ये नहीं पूछते हो कि बैलेंस कितना है हमारा, ये बताओ नहीं, आप उससे और 10 चीजें पूछते हो। तो ये लिस्ट आपको अपने जहन में रखनी है, किस लिए कि जब कल एग्जामिनर बैंक कंफर्मेशन का खाका आपको देगा और कहेगा कि बताओ क्या डेफिशिएंसीज है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये याद करना है आपको सर। भाई मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों, क्या मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बोर्ड देखिएगा दोस्त। बैंक बैलेंस में सबसे पहले सर, जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वो बैंक अकाउंट किसी नाम से खुलता है, तो कहते हैं टाइटल ऑफ दिया। ठीक है जी। अब वो टाइटल ऑफ द अकाउंट आमतौर पर कंपनी का अगर अकाउंट है ना, तो सिर्फ वो कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए। ठीक है जी, और कोई नाम नहीं, कंपनी के नाम दो होना चाहिए। ठीक है जी। तो आप क्या मांगते हो उससे, मुझे फुल टाइटल दो। ऐसा भी नहीं कि यार कंपनी ने किसी और नाम से अकाउंट खोला हो। ठीक है जी। याद रखना, रिस्क है, कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय के नाम पे अकाउंट नहीं खोल सकती, तो फुल टाइटल आपको देना है। ठीक है जी। और अकाउंट नंबर, दो चीजें, टाइटल और अकाउंट नंबर, किसके? सारे अकाउंट्स के। क्या एक बैंक में कई सारे अकाउंट्स खोले जा सकते हैं? यस सर। क्या एक ब्रांच में कई सारे अकाउंट्स खोले जा सकते हैं? यस सर। पीएलएस अलग, करंट अलग। ठीक है जी। टर्म डिपॉजिट का अलग। ठीक है जी। एक बैंक में भी कई सारे अकाउंट खुल सकते हैं, ब्रांच में भी कई सारे अकाउंट। ठीक है, एक ब्रांच में दो करंट अकाउंट। याद। ठीक है, तो हमने क्या मांगा? टाइटल ऑफ अकाउंट। दूसरा हमने कहा जी साल के एंड पे बैलेंस है। मेरा एक सवाल है, जो बैंक स्टेटमेंट होता है उससे नहीं पता चल जाता कि बैलेंस क्या साल के है? तो बैंक कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पेश आती है? बैंक स्टेटमेंट में भी तो आता है ना। आप जब अपना बैलेंस कंफर्म करते हो, बैंक से कैसे कंफर्म करते हो? बैंक स्टेटमेंट निकलवा दो, तो बैंक कंफर्मेशन क्यों मांग रहे हो? ना बेटा, बैंक स्टेटमेंट आपको मैनेजमेंट के हाथ से मिलती है, और बैंक कंफर्मेशन आप बैंक से डायरेक्ट ले रहे हो। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा क्वालिटी और क्वालिटी एविडेंस का फर्क है। ठीक है जी। और ये याद रखना, बैंक कंफर्मेशन एक ऐसी चीज है, अगर कोई क्लाइंट बैंक बैलेंस मैनेज करता है और वो बैंक में 2 रुपए भी रखता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसको 100% कंफर्मेशन जानी चाहिए। यानी इसके अंदर आप सिलेक्शन सैंपल सेलेक्ट नहीं करते हो, आप कंफर्मेशन एकदम 2 रुपए का बैलेंस भी आ रहा हो तब भी आप करते हो। ठीक है। अच्छा जी, फिर फुल टाइटल एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑल अकाउंट। सर अगर मैंने ड्यूरिंग द पीरियड को अकाउंट्स क्लोज किए हैं, उसके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? क्लोजिंग गारंटी बैलेंस में शामिल नहीं है ना, फिर क्यों ले रहे हो इन्फॉर्मेशन? जी जनाब, क्यों इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं? तो बैंक कंफर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट या बैंक का जो कंफर्मेशन लेटर है, ये वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिससे बाकी सारी चीजें। मैं खुद ही एग्जाम्पल देता हूँ। एक तरीका है सीधा ऑडिट करने का। अब जाओ, आप एक एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करो। ठीक है, जब ये काम हो जाता है फिर हमें उल्टा उल्टा काम करो, सारी फॉर्म्स करनी है। बैंक स्टेटमेंट लेके बैठो और उसमें ट्रांजेक्शन देखो, जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है या फिर उसका ट्रेल निकलवाओ। ऐसा ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने एक अकाउंट खोला, कुछ रिसीव पेमेंट्स की, और साल के दौरान उसको बंद कर दिया। अगर आप उसको ये कहोगे बैंकों के जो एंड पे अकाउंट मौजूद है मुझे उसकी डिटेल दे दो, तो ये वाला अकाउंट तो कभी कैप्चर हो गई नहीं। ऐसा तो आप क्या करते हो, बैंक से ये भी डिटेल देते हो कि ड्यूरिंग द पीरियड कितना अकाउंट क्लोज हुआ, वो भी मुझे बता दो। अगर ड्यूरिंग द पीरियड खुला क्लोज नहीं हुआ तो पहले पॉइंट में कवर हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड खुला और बंद भी हो गया, तो वाले में कवर हो जाएगा, कोई चीज बिल्कुल छुपी भी नहीं रहेगी। अब बताओ सर, मैंने पहला पॉइंट क्या बैंक से फुल टाइटल और अकाउंट नंबर, जो बचे हुए अकाउंट्स हैं, फुल टाइटल और अकाउंट नंबर जो ड्यूरिंग द पीरियड क्लोज हो चुके हैं, और फिर सर मेरे पास ईयर एंड का बैलेंस है सर। मेरे बच्चों को आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? हेलो यार, मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? यहाँ मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों। जो फेस दूसरी तरफ करते तो नहीं आता। ठीक है, चलो अब बताएं जी।
क्लियर है? चौथी चीज बोर्ड में देखिएगा, मुझे एक बात बताएं सर, बैंक आमतौर पर सूद कब आपको देते हैं, आपके अकाउंट में कब क्रेडिट करते हैं बैंक में? ये डिपेंड करता है कि जी आपकी अरेंजमेंट क्या है बैंक के साथ। अच्छा, आमतौर पर बैंक साल के एंड पे क्रेडिट करते हैं, कुछ बैंक से जो 6 महीने पे क्रेडिट करते हैं, कुछ बैंक से जो जिसमें आप अकाउंट खोलते अरेंजमेंट के जैसे टर्म डिपॉजिट रिसीट। आप एक बैंक के पास गए 31 अक्टूबर को, आपने बैंक को कहा भाई मैं आपके पास पैसे डाल रहा हूँ अकाउंट में, और मुझे आपने ठीक 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद सूद देना है। 31 जनवरी को सूद देना है 16% के हिसाब से। आमतौर पे आप 12% देते हो, लेकिन अगर मैं आपके पास ऐसा डिपॉजिट रखवाऊं कि वो ड्यूरिंग द पीरियड ना निकलवाऊं, तो मुझे आप कितना सूद दोगे? बैंक ने कहा 16%, लेकिन आप दरमियान में पैसा निकाल नहीं सकते। अब बताएं सर, इस अकाउंट के बारे में मुझे पता चल जाएगा? हाँ, क्योंकि मैं फुल टाइटल ऑफ अकाउंट मांगूंगा, पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका सूद बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। बैंक अकाउंट में इसका सूद क्रेडिट 31 दिसंबर को कब होगा? तो सर क्या मुझे बैंक से पूछना चाहिए कि कितनी अमाउंट का इंटरेस्ट है जो आपने चार्ज कर दिया है, और कितनी अमाउंट का इंटरेस्ट है जो आपने क्रेडिट कर दिया है? ऐसा तो बैंक कहेगा जी हमने इसमें 16% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज तो कर दिया अपने पास, लेकिन अभी तक क्रेडिट, तो चार्ज का मतलब क्या है? वो इंटरेस्ट जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट क्या है जनाब? वो इंटरेस्ट जो आपके अकाउंट में डाला जा चुका है। तो सर मुझे बताइए, दोनों चीजें मुझे जानना क्यों जरूरी है? ये क्यों जानना जरूरी है? अल्लाह के बंदो, इंटरेस्ट इनकम बुक करोगे नहीं करोगे? बैलेंस शीट तो वेरीफाई कर लोगे यहाँ से, इंटरेस्ट इनकम कैसे बुक करोगे? एक जूनियर अकाउंटेंट आया, एक जूनियर ऑडिटर आया आपकी तरह बच्चा पेटी पैक, वो आके क्लाइंट पे चिल्लाने लग गया तुम्हारे बैंक अकाउंट में सूद जो क्रेडिट हुआ है वो 100 रुपए का है, तुमने पीएनएल में 120 रुपए का क्रेडिट दिखाया हुआ है। ये तो गलत बात है। काफी 20 रुपए का सूद ऐसा है जो बुक तो कर चुके हैं लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो सर वो कहेगा ना थर्ड पार्टी का एविडेंस दो, क्या दे दो? तो बताओ ये थर्ड पार्टी का एविडेंस कैसे क्रिएट होगा कि हम कंफर्मेशन में उससे कंफर्म कर लें कभी कितना सूद ऐसा है जो तुमने अपनी बुक्स में कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन हमने अभी तक आपने हमें क्रेडिट नहीं किया, ऐसा? अच्छा जी, फिर सर ये रिपीटेशन, ये तुम्हारी किताब में लिखा है अनपेड इंटरेस्ट, वही बात है जो ऊपर आपने लिख दिया, चार्ज और क्रेडिट का डिफरेंस है। जब आपने चार्ज बता दिया जी हमने चार्ज कर दिया 120, क्रेडिट कर दिया 100, तो अनपेड कितना रह गया? 20 रहेगा। उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसी में कवर हो जाएगा। अब बताएं सर हमने क्या क्या कवर किया सर, क्या क्या मांगा हमने बैंक से? सर अकाउंट टाइटल जो साल के एंड पे बचे हुए अकाउंट नंबर के साथ। नंबर 2 ईयर एंड बैलेंस है सर, जो क्लोज हो चुके हैं उनका भी अकाउंट टाइटल और नंबर। सर डिटेल ऑफ इंटरेस्ट इनकम चार्ज एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है जी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अनपेड है। ये 5 पॉइंट्स याद रहेंगे। चलिए बड़े स्टेप आगे। अच्छा मेरा प्यारा भाई जल्दी से मुझे एक बात बता, डेटर्स के केस में हम किस किस आइटम को जो है वो रिकंसिलिएशन में डालते? एक तो डेटर के केस में ईयर एंड बैलेंस हो गया, और आउटस्टैंडिंग वारंटीज पे हम कुछ चीजें पूछ लेते हैं, और सर पेनल्टीज हम पूछ लेते हैं कि जी पेनल्टी आप हमने कितनी लगाई, आपने हम पे कितनी लगाई, और सर आफ्टर सेल सर्विस का अगर कोई चक्कर है तो वो हम उससे पूछ लेते हैं, ऐसा? और सर सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे अगर कोई गुड्स बेची गई है तो हम, याद है ना, 6 चीजें तो याद है ना? चलो जी, ये आई होप तुम लोग घर जाके याद कर रहे हो ना, जैसे मैं अभी जैसे प्रेम से पूछूंगा, नहीं सॉरी पवन से पूछूंगा कि कब कब कंफर्मेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और या इंग्लिश वाला और या उर्दू वाला और? इंग्लिश वाला और, ठीक है, और ठीक है। इन 3 केसेस में चाहे आप तो ना भेजो, कंपलसरी कब नहीं भेजना? जब मैनेजमेंट आपको मना करेगा नहीं भेजना, ऐसा? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और सर, जब एफबीआर या कोई रेवेन्यू अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी ये फील करती है कि जी कोई 2 नंबरी हो रही है, टैक्स नहीं दिया जा रहा या मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, ठीक है जी, तो सर वो आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। क्या कर देती है? कि भाई इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता, इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो सर अगर हमारे अकाउंट्स पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी हमें डिस्क्लोज होनी चाहिए। ऑर्डर का क्या ताल्लुक इस चीज से, क्यों मांग रहे हैं रिस्ट्रिक्शन? याद रखना सर, IS1 की रिक्वायरमेंट है कि अगर बैंक बैलेंस पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है कि आप पैसा नहीं निकाल सकते तो करंट एसेट्स में नहीं दिखाया जा सकता,
ठीक है जी, वो करंट एसेट्स में नहीं दिखाया जा सकता। फिर आप उसको क्या करेंगे सर, आप उसके ऊपर प्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देंगे कि जी मेरे ये पैसे हैं, मेरे फंसे हुए हैं और मुझे लगता है इतने इतने साल तक ये पैसे फंसे रहेंगे और मैं इसको करंट एसेट्स के अंदर नहीं दिखा रहा। याद रखना तुम्हारे रेशियोज पूरे आउट हो जाते हैं उससे। ठीक है जी, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं तो आप उसके ऊपर भी क्या करेंगे, कंफर्मेशन बैंक से लोगे। ऐसा अब बताओ याद रहेगा सर? ये नीचे आ गया, नजर नहीं आ रहा तुम लोगों, रिस्ट्रिक्शन ऑन अकाउंट आ रहा है लेकिन तुम लोगों नीचे नजर नहीं आ रहा। अब वो कैसे लेके आऊंगे, उनको गायब करना पड़ेगा। गायब कैसे होगा? गायब होता है, हाँ नीचे चला गया, आपको नजर नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, बैंक से तो हमने लोन भी लिया होगा ना? लोन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक कॉल लोन है और एक टर्म लोन है। कॉल लोन ओडी है, जब आपका दिल करे आप वापस कर दें, जब बैंक का दिल करेगा बैंक आपसे वापस ले लेगा। जो टर्म लोन है वो बैंक को आपने वापस करने कब, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ऐसा उससे पहले आप उसको वापस नहीं कर सकते, ये पता है ना आपको? अच्छा जी, अब बताएं, हमने बैंक से तो ये पूछ लिया भाई मेरे अकाउंट कितने, पैसा कितना पड़ा हुआ है, कितने क्लोज हो गया अकाउंट, कितना सूद तुमने दिया है, कितना देना है, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है वो भी बता दो। अब हम लोन के केस में क्या पूछेंगे वो दे दिए। ओवरड्राफ्ट, और तो सुनना, छोटी छोटी चीजें, ये नहीं कह रहा कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बताओ पहले, वो क्या कह रहा है, फैसिलिटीज बताओ। क्या बताओ? सुनो, क्यों फैसिलिटीज का मतलब समझते हो? ए बैंक, मुझे जब पैसा चाहिए होगा कितना पैसा मुझे दे दोगे तुम? बैंक ने कहा आपका जब दिल करे 2 करोड़ रुपए ड्रॉ कर ले मेरे अकाउंट, ठीक है, हमारे पास से आप 2 करोड़ रुपए क्या कह सकते हैं, ये कहलाता है स्टैंड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट। अभी तुम लोगों ने आकाश के साथ एक स्टैंडर्ड पढ़ना है गोइंग कंसर्न का, ठीक है जी। याद रखना, बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मौजूद होना एक बहुत बड़ा प्लस है। अगर आपकी कंपनी डूब रही है, कैश नहीं है उसके पास, और ये प्रूफ कर दे कि मेरे पास इतने इतने की लाइन ऑफ क्रेडिट मौजूद है, तो हम फिर अज्यूम कर लेते हैं कि गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है। तो याद रखना सर, हम बैंक से ये भी पूछते हैं कि भाई अगर आपको कोई ओडी फैसिलिटी आपने दी हुई है क्लाइंट को, ठीक है, फैसिलिटी अभी तक उसने शायद यूटिलाइज ना किया हो, उसको फैसिलिटी के बारे में भी हम क्या करते हैं, पूछते हैं। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। सर ये वो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो बैंक ने दे दी हैं, ऐसा। फिर एसेट्स हेल्ड अंडर सिक्योरिटी, इससे क्या ताल्लुक है सर? याद रखें सर, आपको IAS 16 में जितने भी एसेट्स हैं और IAS 2 में जितनी भी इन्वेंटरीज हैं, अगर आपने गिरवी रखाई है तो उसका डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, क्या देना है उसका? डिस्क्लोजर देना है। एसेट्स अंडर सिक्योरिटी में आपने जो लिखवा है IAS 2 के हिसाब से भी, 16 के हिसाब से भी इसका डिस्क्लोजर देना। आई होप कि तुम लोग सब कहीं ना कहीं लिख रहे हो, तुम लोग सुन नहीं रहे हो खाली। अच्छा जी, ओडी का होना प्लस पॉइंट है, ओडी का होना, फैसिलिटी होना प्लस पॉइंट है। क्यों? जब पैसे चाहिए हमें मिल जाएंगे, ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस एक बहुत बड़ा। सर लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए सर, फिर एसेट्स हेल्ड अंडर सिक्योरिटी आ गई। देखो यार, अब एक चीज याद रखना, एक IAS 2 का डिस्क्लोजर तुम्हें एग्जामिनर दे दे और क्या इसमें गलतियां आइडेंटिफाई करो, रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो याद रखना एक चीज लाजमी है कि अगर इन्वेंट्री को गिरवी रखाई है तो आपने डिस्क्लोजर देना है। ठीक है जी, कोई पीपी गिरवी रखवाए तो आपने उसका डिस्क्लोजर देना है, ऐसा। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर ये चार्ज ओवर सिक्योरिटी क्या है? सुनो बेटा अच्छे तरीके से, चार्ज का मतलब क्या है। मैं एक बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ, ये बैंक है, ठीक है जी, इस बैंक का नाम है मीजान बैंक, ठीक है जी, मीजान इस्लामिक बैंक, ठीक है जी। आसान में आप सुअर का गोश्त भी बेचो तो उसके साथ लगा दो इस्लामिक, वो हो बिकना शुरू। लोग कहेंगे "ऐसा सुअर का गोश्त है लेकिन इसमें जो गंदे अज्जा निकाल लिए जाए, जो इस्लामिक हो गया अभी, ठीक है जी। ये सुअर जो है ना वो पालक खाता था खाली, तो इसका गोश्त हलाल है, ठीक है जी। तो हमारे लोग यहाँ पर इस्लामिक के ऊपर बहुत कुछ खेलते हैं। सर ये बैंक है कौन सा है? मीजान इस्लामिक बैंक, ठीक है जी। और ये है हलाल नॉट मलाल, ये दूसरा बैंक है सर। सर ये मैं हूँ, सर ये मेरा कॉलेज है ARTD बिजनेस स्कूल। अज्यूम कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए खुश होने के लिए कि ये मेरा ओन्ड इंस्टीट्यूट है, अपना ही, ठीक है। सर मैं मीजान इस्लामिक बैंक से लोन लेने गया 1 लाख रुपए का, कितने का? 1 लाख का। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, ठीक है। 10 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है।
मीजान से लोन कितने का लिया? 1 लाख का। मीजान ने कहा सर गिरवी क्या रखाएंगे? मैंने कहा ये बिल्डिंग। उसने कहा श्योर? मैंने कहा मेरे पास और कुछ गिरवी रखवाने के लिए है ही नहीं, ये बिल्डिंग गिरवी रखो, लोन दे दो। मीजान को मैंने कहा तुम्हारा इस पे फर्स्ट चार्ज है। क्या है? फर्स्ट चार्ज। ठीक है जी। अब सुनो, मैं गया हलाल नॉट मलाल बैंक के पास, मैंने कहा 5 लाख का लोन चाहिए, 6 लाख का लोन चाहिए। उसने कहा गिरवी क्या रखाएंगे? मैंने कहा ये एसेट। उसने कहा ये एसेट तो मीजान के पास ऑलरेडी गिरवी है। मैंने कहा मीजान के पास ये एसेट गिरवी है, फर्स्ट चार्ज, लाख रुपए का लोन लिया, 100 मिलियन रुपए का एसेट है, क्या हो गया भाई, पूरा गिरवी रखवा दूंगा क्या? सेकंड चार्ज मैं आपको दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? अब बताओ सर, मैंने सेकंड चार्ज उसको दे दिया, इसका मतलब क्या है? जब ये बिल्डिंग कल बिकेगी तो इसका पैसा सबसे पहले किसके पास जाएगा? मीजान के पास, फिर हलाल मलाल के पास जाएगा। ये बात समझ आती है? अब मुझे बताएं सर, एक ही एसेट को आप कई लोगों के पास गिरवी रखवा सकते हो, किस तरह? फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, अज्यूमिंग कि उसकी अमाउंट लोन से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, हम ये भी बैंक से पूछते हैं कि भाई आपके पास चार्ज कौन सा है? बैंक ने कहा हमारे पास सेकंड चार्ज है। हमने कहा तो पहला चार्ज किसके पास है? इसको तो ढूंढो जरा। ये बात समझ आती है? तो हम ये सारी रिकंसाइल करते हैं कि जी फर्स्ट चार्ज किसके बाद है, सेकंड किसके बाद है, ताकि कोई लोन हमसे मिस ना हो। ऐसा जी। अब बताएं जी सर, हमारे पास क्या क्या आ गया? ओडी की फैसिलिटीज मांग ली, चाहे यूटिलाइज किया है चाहे नहीं किया। लोन की डिटेल मांग ली, तीसरी चीज सर, तीसरी सर एसेट जो गिरवी रखा है वो मांग लिए, टाइप ऑफ चार्ज मांग लिया। ऐसा? अच्छा जी। रीपेमेंट शेड्यूल किस लिए? ना काका, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करने के लिए। शेड्यूल क्यों मांग रहे हो बैंक से? जो अगले 12 महीनों में देना है वो कहाँ आएगा? करंट में आएगा। जो 12 महीनों से आगे जाएगा वो कहाँ आएगा? नॉन करंट में आएगा। तो सर ये तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, एक थर्ड पार्टी का एविडेंस मिल गया तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसा? पर्पस भी लिखते जाओ इसके आगे सर, अगर तुम्हारे पास टाइम है इतना तो तुम लिख सकते हो। तो अब बता जी, रिवर्स जाए सर। क्या क्या था सर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हमने पूछ ली सर, हमने लोन लॉन्ग टर्म लोन्स की डिटेल्स पूछ ली। लॉन्ग टर्म लोन्स की डिटेल्स में क्या होगा? कितने साल का लोन है? ठीक है जी। सूद का रेट क्या है उस पे? ठीक है जी। कैसा तो नहीं शुरू के सालों में कम सूद है, बाद के सालों में ज्यादा सूद है? प्रिंसिपल कैसे रीपे होगा? ये सारी चीजें आप उससे पूछ लेते हो। सिक्योरिटीज कौन कौन सी जो है वो आपने रखी हुई है इस लोन के अगेंस्ट, और उस पर चार्ज कौन सा है आपका, ये भी बता दें, और रीपेमेंट शेड्यूल भी बता दें, ताकि हम करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन दें। ऐसा? बड़े आगे दोस्त। देखो मैं फिर बार बार एक चीज बता रहा हूँ आपसे, एक बैंक बैंक कंफर्मेशन की कंटेंट ड्राफ्ट करवा सकता है एक सिनेरियो देके कि बताएं कंपनी का सिनेरियो है, इसके ये मसाइल है, ये मसाइल है, बताएं बैंक कंफर्मेशन में क्या जरूरी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है जी। फिर वहां आप लोग कहते हो रटा रटे का मसला है, इसका मसला है, ड्राफ्टिंग का मसला है, चीजें याद नहीं होंगी। मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मैं ये दाल चावल का बिजनेस है, कच्चे दाल चावल। ठीक है। ये मेरे पास ना दाल चावल के बोरे वोरे पड़े होते हैं, गोदाम है मेरा। मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने कहा जी गिरवी क्या रखा होगा? ये भाई बोरी है दाल की और ये चावल, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, तो 2 महीने में फारिग हो जाएंगे, तो कोई लॉन्ग टर्म एसेट है? मैंने कहा नहीं, यही है किराए की जगह है, यहाँ दाल और चावल ला के बेचता हूँ, किसी भी लोन चाहिए देना है दो, नहीं तो दफा हो जाओ। बैंक ने कहा ठीक है, हम तुम्हें लोन देते हैं 1 करोड़ रुपए का, और 100 बोरी चावल और 100 बोरी दाल हम गिरवी रख रहे हैं। ठीक है? नहीं सुनो, मैंने कहा गिरवी रख रहे हो? उसने कहा ये साइड पे रख दो, तो रख दिया साइड पे। मैंने कहा यार ये तो खराब हो जाएंगे पड़े पड़े। उसने कहा मैं आपको कब कह रहा हूँ कि आपने, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये बोरियां निकाल निकाल के बेच रहे हैं, मसला नहीं, लेकिन जब एक बोरी यहाँ से उठाएं दूसरी यहाँ रख दें। ठीक है जी। हर वक्त आपके पास 100 बोरी चावल और 100 बोरी दाल होनी चाहिए। ये कौन सा चार्ज है? फ्लोटिंग। इसमें एसिड क्या हो रहा है? तब्दील हो रहा है। जैसे ही आप डिफॉल्ट करोगे ये फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? बैंक आएगा, आपकी बोरियां चावलों की और दाल उठा के ले जाएगा। ऐसा है? तो बताओ फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में कब कन्वर्ट होता है? जब डिफॉल्ट होता है। ऐसा? तो फ्लोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि आपका एसेट क्या होता है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर
अब हम आते हैं जनाब कंटिजेंट लायबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लेना, इसको लोग इसको पूछते भी नहीं है, फिर ये पेपर में भी नहीं पूछता आपको। ठीक है जी, कंटिजेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है सर? कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? बैठ जाओ, फारिग हो गया बाहर से। देखिए सर, कंटिजेंट लायबिलिटीज में तीन चीजें हैं जो बैंक से आप कंफर्म करवाते हो, और उसमें है आउटस्टैंडिंग गारंटी। अब ये गौर से सुनना था, गौर से सुनना। सर ये है एक पेरेंट कंपनी, इसका नाम है पी कंपनी, ठीक है। एक उसकी सब्सिडरी है एस कंपनी, एक उसकी दूसरी सब्सिडरी है एस कंपनी, ठीक है जी। एक उसकी तीसरी सब्सिडरी है एस कंपनी, ठीक है जी। पेरेंट ने जाके बैंक से लिया लोन, ठीक है जी, लोन लिया, या किसी सब्सिडरी ने लोन ले लिया। जैसे मिसाल के तौर पर इस सब्सिडरी ने बैंक से जाके लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया 1000 रुपए का। बैंक ने कहा एसेट क्या गिरवी रखा है? उसने कहा मेरे पास एसेट कोई नहीं गिरवी रखती, एसेट मेरे पास कोई नहीं गिरवी रखने के लिए। पेरेंट कंपनी ने बैंक को फोन किया, उसने कहा हमारे इतने इतने बैलेंसेस तुम्हारे पास हैं, हम तीन कंपनीज के, लोन दे दो, उसको टेंशन नहीं लो। तो बैंक ने कहा भाई अगर इसने पैसे वापस नहीं किए तो? पेरेंट ने कहा हम तीनों से बराबर बराबर पैसे काट लेना, हम तीनों से बराबर बराबर पैसे काट लेना। गौर से सुनना, गौर से सुनना। उसने कहा भैया अगर इस सब्सिडी का पैसा खत्म हो गया तो? बैंक ने कहा हम दोनों से काट लेना। पेरेंट कंपनी ने कहा हम दोनों से काट लेना। बैंक ने कहा अगर इसका पैसा खत्म हो गया हो तो? पेरेंट ने कहा मुझसे पैसे काट लेना। ऐसा? अब बताओ सर, पेरेंट अपनी बुक्स में कोई लायबिलिटी दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। क्यों? लोन किसने लिया है? इस सब्सिडी ने लिया। पे कौन करेगा? ये सब्सिडी करेगा। इवेंट ऑफ डिफॉल्ट में पेरेंट और ये दो सब्सिडीज लायबल होंगी, ऐसा है। अज्यूम करो 1000 रुपए का लोन। सर स्टैंडर्ड कहता है भैया ए प्यारे बंदे, अगर तूने किसी की जिम्मेदारी ली है और बैंक को गारंटी दी है, तेरे लिए वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन कंटेंजेंट लायबिलिटी जरूर है। कंटेंजेंट लायबिलिटी का मतलब किसी इवेंट के ऊपर हम जलील हो सकते हैं, बार हो सकते हैं, हमें पैसे देने पड़ सकते हैं। आपको कंटेंजेंट लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी होती है। क्या करनी होती है सर? कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट आता है, उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी क्या करनी पड़ती है? डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो सर मैं कंटिजेंट लायबिलिटी पेरेंट कंपनी में अज्यूम करो, एक कंपनी में मैं कितने रुपए की कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करूंगा? पूरे 1000 रुपए। कितने की? पूरे 1000 रुपए की। मैं कहां नहीं लिखूंगा कि लोन मेरी सब्सिडी ने लिया है और ये लोन मुझे वापस देना पड़ सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर एक डिफॉल्ट करेगी तो जितने देने पड़ेंगे, दो डिफॉल्ट करेगी तो इतने देने पड़ेंगे, तीनों डिफॉल्ट करेगी तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। इसमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। याद आ रहा है? ये 37 पढ़ा है ना? ये नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे हम, टेंशन नहीं लो। कंटिजेंट लायबिलिटीज क्या होती है? डिस्क्लोज करनी होती है। एक कंपनी ने कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाई नहीं है, आपने उसके कंफर्मेशन में पता करवाया, उससे गारंटी दी है किसी ने। गारंटी का मतलब क्या है भाई? आपने एक बल्ली ली हुई है सर पे, ठीक है जी। ज्वाइंटली एंड सेवरली का क्या मतलब है? या तो ये सब मिलके बैंक को वापस करेंगे, और अगर सब नहीं हुए तो कोई एक भी हफ्ते चढ़ गया तो वो बैंक को वापस करेगा, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग गारंटी है इसके बारे में हम पूछ लेते हैं बैंक से, ताकि हम क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि मैनेजमेंट ने इसको सही डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। देखो मैं एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर तुम लोग इसको नहीं ध्यान में रखोगे तो तैयार हो जाए दवा फिर फेल होने के लिए। सर फिर अच्छा ये क्या जी? एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक मुल्क से दूसरे मुल्क। चलो इसको समझ लो, क्योंकि इस पे भी कुछ ना कहीं किसी जगह पे सवाल आ जाएगा, किसी रिस्क के सवाल में मामला आ जाएंगे, तो आपको याद रहना चाहिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। सुनो और सुनो, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। सर ये मैं हूँ, ये जो है ना वो है आ, ये सर एक बंदा है, इसका नाम है इरफान पठान, ठीक है जी। छोड़ दो, ये है इरफान पठान, ठीक है जी। इरफान पठान एक बंदा है सर, वो इंडिया में बैठा हुआ है और हम बैठे हुए कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है जी। हमने इरफान पठान से गुड्स खरीदी, ठीक है जी। और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान, ठीक है जी।
इरफान पठान साहब ने क्या करनी है, गुड्स खरीदनी है। हमने इरफान पठान को कहा गुड्स भेजो तो हम पैसे भेजें। इरफान पठान ने आगे से क्या जवाब दिया बताए, पैसे भेजो तो गुड्स भेजो। अब मामला फंसा हुआ है, भरोसा एक भी नहीं कर रहा। ठीक है जी, इरफान पठान को लगता है कि ग्रेस नहीं है। ठीक है जी, 10 विकेट से हारने के बाद भी बगैर ग्रेस की बात करते हैं। सर यहाँ देखिए, अब गौर सुनो दोस्त, मैं गया अपने बैंक के पास, हमारा बैंक है मीजान इस्लामिक पाकीजा बैंक। ठीक है, हम गए मीजान इस्लामिक पाकीजा बैंक के पास। हमने कहा जी वो इरफान पठान जो है ना, वो इंसान का बच्चा नहीं बन रहा, वो सामान नहीं भेज रहा, तो क्या करें हम। ऐसा, अब गौर सुनना, मीजान इस्लामिक बैंक ने इंडियन हरामखोर बैंक को अप्रोच किया। ये किसका बैंकर है, ये इरफान पठान का बैंकर है। ये किसका बैंकर है, ये अहमद रजा का। गौर तो सुनना, इंडियन हरामखोर बैंक को मीजान बैंक ने अप्रोच किया कि भाई आप एक काम करें, आप इरफान पठान से गुड्स बिकवा दें, भिजवा दें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं पैसे दे देता हूँ, आप टेंशन ना लें। ठीक है जी, मैं ये पैसे उठा के आपको दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। आप सिर्फ ये करें, इरफान पठान से ये गुड्स डिस्पैच कराएं, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स आप मुझे पहुंचाएं। क्या करें, ताकि मुझे ये इत्मीनान हो जाए कि गुड्स निकल चुके हैं। ठीक है जी सर, ये इंडियन हरामखोर बैंक ने क्या किया, इरफान पठान से डिस्पैच के डॉक्यूमेंट्स लिए मीजान को भेजे, मीजान ने यहाँ से पैसे रिलीज कर दिए, मीजान ने यहाँ से पैसे रिलीज कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं मीजान को पैसे कब वापस करूँ, मैं मीजान को पैसे कब वापस करूँ। सर जब मुझे गुड्स रिसीव हो जाएंगे, टाइम पीरियड होगा, उसके बाद मीजान को दे दूंगा। ऐसा, ये बात समझ आती है। सर ये चीज है ना, मीजान से पूछते हैं कि भाई जितने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन पड़े हैं वो बताओ, जितने लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन पड़े हुए जिसमें हमने आपको पैसे देने हैं वो हमें बता दो। ठीक है जी, जिसमें हमें पैसे देने हैं। तो सर ये तो अभी गुड्स आई नहीं है, पैसे दिए नहीं है, तो फिर क्यों कंटेंजेंट लायबिलिटीज में डाल रहे हैं। देखिए याद रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट बनता है कंटेंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, तो ये हम कमिटमेंट में दिखा रहे होते हैं कि हमने एक इंडियन बगैरत से गुड्स मंगवाई हैं, इसमें हमने अपनी बैंक को कहा है कि जी आप पैसे दे दो, हमने अभी तक गुड्स रिसीव नहीं की है, तो हम अभी तक लायबल नहीं है। जैसे ही हम लायबल बनेंगे, हमारी जेब से पैसा निकलेगा। ये चीज हम किससे पूछ लेते हैं, पहले से बैंक से पूछ लेते, बताओ भाई अगर कोई आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं जिसमें तुमने गारंटी दी हुई आगे, पैसे दिए में, और हमें अभी तक गुड्स रिसीव नहीं हुई है, तो बता दो, ताकि हम उसको भी क्या करें, डिस्क्लोज कर दें। ऐसा, जिस दिन हमें गुड्स मिलेंगे हम क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट और पेबल टू मीजान बैंक क्रेडिट। ऐसा, ये बात समझ आती है। जिस दिन हमने मीजान को दे दिए पैसे, तो पेबल टू मीजान डेबिट और कैश क्रेडिट। ऐसा, अब मुझे एक बात बताओ, ये डिटेल जो बिल्स डिस्काउंटेड, मैं बेटा स्टैंडर्ड का एक एक डॉट आपको एक्सप्लेन करूंगा, रिटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है, दिमाग में रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसके बाद जब पेपर्स के सवाल देखेंगे ना, उनको चीज यूनिक नजर नहीं है, लेकिन अगेन लिखने के लिए आप घर से कारतूस लेके जाएंगे, दिमाग में, जेबों में नहीं। ठीक है ना, हम तो स्कूल में होते थे ना, जेबों में लेके जाते हैं, तो दामन पे एक स्टेपलर लगा के चलाई, पेपर में हमें कभी सलवार पहन रहे, पेपर में ऐसे किया, बंद कर दिया, बड़ी नकल की हमने। हाँ, क्या मसला है। मैं 9 मैट्रिक में, तो मेरे सामने ऐसी खुलेआम नकल चल रही होती थी, तो मैं पागल का बच्चा याद करके जाता है। ओ भाई, मैं खैर याद भी करता था कुछ ना कुछ। ठीक है जी, लेकिन मेरे सामने एक टीचर ने पकड़ा एक बंदे को नकल करते हुए, जलील किया, उसको गाली दी, चमाट भी मारी, निकाल दिया, हमारी हालत टाइट। अब लिख रहे हैं, थोड़ी देर में टीचर आया, फर्रा खोला, लिखा था कौमी जुबान के अहमियत। मैंने किसको चाहिए, सबकी हालत खराब, मैंने आपको बताइए, लेके बैठ गया, मैं छाप दिया, मैंने खत्म, कौमी जुबान की अहमियत हो गई। जी, कौमी जुबान की अहमियत ये कि जी एक यूनिटों के लोग रहते हैं, ये मुझे वो तरह से तालीम समझ में नहीं आया कि इसका फायदा क्या, यहाँ से यहाँ तक लिखो, जो ऑलरेडी लिखा हुआ किताब में दोबारा क्यों लिखो है, और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद याद भी करो। ऑडिट के अंदर यही है, सिनेरियो पूछता है ना, तो फिर थोड़ी पूछता है सर सैयद खान की दाढ़ी का बाल बढ़ गया, सर गया। ठीक है,
अच्छा जी, आगे बढ़ो दोस्त। बिल डिस्काउंटेड का क्या मतलब, ये लेटर ऑफ क्रेडिट समझ आ गया। लेटर ऑफ क्रेडिट किस नोट के लिए चाहिए होता है हमें? कमिटमेंट के नोट के लिए। सर मैं आउटस्टैंडिंग गारंटीज किसके लिए चाहिए होती है? कंटिजेंसीज के नोट्स के लिए। अच्छा अब ये जरा सुनो, डिटेल्स ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, मिटाऊं उसको, मिटा दो। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, एक छोटा सा एनालिसिस और गौर से सुनो। सर ये मैं हूं और ये हमारे बेग भाई है। बेग ने मुझसे गुड्स लिए उधार पे, तो मेरी बुक्स में क्या आ रहा होगा? रिसीवेबल आ रहा होगा। रिसीवेबल 100 रुपए फ्रॉम बेग। बेग ने कहा 3 महीने बाद पैसे दूंगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, मैं गया एक बैंक के पास, मैंने कहा बैंक ये 100 रुपए का रिसीवेबल है, ये तुम ले लो और मुझे 97 दे दो। कितने दे दो? 97 दे दो। तो बैंक ने क्या किया, मुझे 97 दिए, रिसीवेबल बैंक का हो गया। अब मैं 97 लेके जा, तो बैंक ने कहा रुको 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 भाई रुको, कहाँ जा रहे हो अल्लाह के वास्ते, ये पैसे मुझे किससे लेने? मैंने कहा बेग से लेने। उसने कहा अगर बेग ने ना दिए तो? बेग ने ना दिए तो? मैंने कहा यार फिर मुझसे मुझसे ले लेना, ऐसा है। अब बताओ सर, ये एक लटकती हुई तलवार है तुम्हारे सर पे, हैं? ये एक लटकती हुई तलवार है तुम्हारे सर पे, एक कंटीजेंसी है तुम्हारे लिए। ये मैं बैंक से पूछता हूँ कि अगर मैंने जितने भी बिल्स आपके पास, बिल्स का मतलब है रिसीवेबल, जितने रिसीवेबल्स मैंने आपके पास डिस्काउंट करवाए ना, 100 रुपए का रिसीवेबल की जगह 97 लेके गया ना, उसकी भी डिटेल्स दो, ताकि पता चले, चेक कर सके हम कि कितनी लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो कंपनी के सर पे आ सकती। व्हाट इफ के बेग भाग जाए, फिर ये पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ये लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, कंपनी को दिखानी पड़ती है, अपनी बुक को डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैंने कंटिजेंट लाइबिलिटीज में किन 3 चीजों की डिटेल लेनी? गारंटीज की, जो लोन की गारंटी हमने दी है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स की, जो हमारे बैंक ने पेमेंट आगे कर दिया या करने वाले और हम कमिटेड हैं कि हम वो पैसे पे करेंगे, और सर अगर हमने बैंक को अपना कोई रिसीवेबल बेचा है जिसमें बाद में हम पे बल्ली आ सकती है, तो वो भी हमने क्या करना। पक्का? हम आगे बढ़े दोस्त? अच्छा जी, बढ़ जाए आगे। क्या नाम है हमारा, वो देख के बराबर मिलेगा। उस्मान मुझे एक बात बताओ, हम बैंक से ये इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं कि कितने पैसे आपने इंटरेस्ट आपने क्रेडिट कर दिया और कितना आपने क्रेडिट करना है? मे भी हमने ऐसा किया अगर इंटरेस्ट बुक ना किया हो, तो उसके बारे में भी क्या पता चल जाए, एक थर्ड पार्टी का अमाउंट पता चल, थर्ड पार्टी का एविडेंस मिल जाए कि जी हमने वाकई जितना सूद बुक किया वो बिल्कुल सही है या नहीं। भाई बैंक याद रहेगा। मैंने आपको बैंक बैलेंस के अलग 6 कंपोनेंट्स बताए, ठीक है। मैंने आपको बैंक सॉरी लोन वाले केस में अलग 4-5 कंपोनेंट्स बताए, और मैंने आपको कंटेंट लाइब्रेरीज में 3 चीजें बताई, है ना। ये रहा बैंक का हिसाब किताब, क्या कहता है सॉरी बैंक के लोन का, पीछे जाओ। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, सर एसेट की सिक्योरिटी, सर चार्ज, और रीपेमेंट शेड्यूल। पक्का? चलो जी मेरे बच्चों, ये आई होप आपके सामने सारी चीजें लिखी है। तो फिर मैं बैंक से आखिरी चीज पूछता हूँ, अच्छा बैंक की कंफर्मेशन ब्रांच को जाती है या पूरे बैंक को जाती है? ये याद रखना, हर ब्रांच की अलग कंफर्मेशन होती है, ठीक है जी। और सोफिस्टिकेटेड करूं, बड़ी फर्म्स हर अकाउंट की अलग कंफर्मेशन थी, जबकि जरूरत नहीं होती। जरूरत किसकी है कि आप एक ब्रांच में जितने अकाउंट्स हैं एक कंफर्मेशन दे रहे, क्योंकि आप पहली लाइन में उससे क्या मांग रहे हैं, जितने अकाउंट्स है उसका टाइटल भी बता दो, अकाउंट नंबर भी बता दो, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं ब्रांच को लेटर लिखते हुए लिखता हूं कि अगर मीजान बैंक की और ब्रांचेस में भी कंपनी के अकाउंट्स हैं उसकी भी डिटेल आप हमें दे दें। क्या इसके बाद डिटेल होती है? यस सर होती है। तो पता होता है कि हमारी किस ब्रांच में कितना पैसा इस बंदे का पड़ा, वो भी आपने शेयर कर लिया। और मैं ये भी उसको कहता हूँ कि अगर आपकी नॉलेज में इस बंदे के कई और भी अकाउंट्स हैं तो आपकी नॉलेज में वो भी हमें बता दें। तो ये लिस्ट पूरी तो नहीं मिलती है, लेकिन इस बैंक की नॉलेज में जितने और बैंक होते हैं जिसमें आपका नाम आ रहा होता है, आपका एनआईसी नंबर आ रहा होता है, ये आपको वो जरूर डिटेल दे। इससे में क्या होता है, जो बैंक अकाउंट की कंप्लीटनेस है ना, उसके बारे में एक रीजनेबल आइडिया हो सकता है कि हम सारे बैंकों को जब कंफर्मेशन भेजेंगे तो शायद कोई एक आध ऐसा बैंक हो जो मिस हो जाए, अदरवाइज सारे बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बताओ, मैंने 2 बातें आपको बताई एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट्स जो बाकी ब्रांचेस में खुले हुए और बैंक अकाउंट जो बाकी बैंक्स में खुले हैं, ऐसा। ये सही कर लो उसको, ब्रांचेस नहीं अदर बैंक सही। हम दफा सही करा
हाँ जी, सही कर लेते किताब में स्टोरी है। दूसरी बैंक का डाटा बैंक के पास जनरली होता है जनरली बैंक के, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं मीजान वाले के पास जाता हूँ ना, और मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसको डिटेल का आइडिया होता है कि इसका दूसरे बैंक, दूसरे ब्रांच में भी अकाउंट खुला, दूसरे बैंक में भी अकाउंट खुला हो, ठीक है जी। उसके बाद डाटा मेंटेन होता है, उससे पूछते हैं अगर ऐसी कोई चीज है तो क्या बैंक लायबल है सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए? हाँ, एज पर स्टेट बैंक रेगुलेशन जो लायबल है, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, मैनेजमेंट से पूछ के भेजिए, तो मैनेजमेंट से इंस्पेक्ट साइन करवाएंगे हम। बैंक कंफर्मेशन पे हमारी भी साइन होगी एज अ फर्म ऑडिटर, और भेजेंगे हम अपनी तरफ से कि हम ऑडिटर हैं और हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साइन इसको हम करवाएंगे। ऑथराइज कि भाई आप डिस्क्लोज करना है इन्फॉर्मेशन, ये मैनेजमेंट ऑथराइज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट की भी साइन होगी, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक कंफर्मेशन इतनी सब चीजें बेचते हैं बैंक, ये सब कुछ का जवाब देता है। अच्छा, मैं अगर तुम्हारा एक एक मिनट लूं, एक बैंक कंफर्मेशन 2 पेज की होगी या 3 पेज है? एक बैंक कंफर्मेशन 2 पेज की होगी या 3 पेज की? एक बैंक कंफर्मेशन जनरली 1.5 पेज की होती है, 2 पेज की? जल्दी बताओ। ये सर केपीएमजी की कंफर्मेशन है, कितने पेज की? 6 पेज की, ठीक है जी। इस 6 पेज में बैंक से हमने सब कुछ मांगा, बैंक अकाउंट्स की डिटेल दो, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने उससे कहा और इन्फॉर्मेशन दो, इंटरेस्ट चार्ज, प्रोविजनल चार्जेस, फैसिलिटीज, बड़ी फैसिलिटीज हैं, सिक्योरिटीज क्या क्या रखवाई हैं, ठीक है जी। बाकी सारी चीजें सर, गारंटीज, कस्टडीज, ठीक है जी, कंटेंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है जी, एसेट्स क्या क्या गिरवी रखवाए, डेरिवेटिव का क्या क्या हिसाब किताब है, ठीक है जी। ये सारी चीजें साइन किसका? केपीएमजी का। और ऑथराइज किसकी तरफ से? क्लाइंट की तरफ से। ऐसा है? ये नहीं है सर। ये कितने पेज का है? फर्गसंस का बैंक कंफर्मेशन 16 पेज का, ठीक है जी। फर्गसंस का बैंक कंफर्मेशन 16 पेज का है। फॉर्म टू फॉर्म वेरी करता है, केपीएमजी 6-7 पेज की कंफर्मेशन है, ठीक है जी। तो ये याद रहेगा। अच्छा जी, इतनी सारी चीजें बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे। लॉयर से कंफर्मेशन किस चीज के लिए? कंपनी कितने केसेस के अंदर कंपनी पे केस हुआ है और कंपनी ने जो है वो केस किया है, ये दोनों चीजें हमें बताओ। और 4 ही एस्पेक्ट्स हम उससे पूछते हैं। नहीं, 4 एस्पेक्ट्स हैं क्या? वो केसेस जो ड्यूरिंग द पीरियड खत्म हो चुके हैं, उसकी डिटेल दे दो कि क्या डिसीजन आया। जो आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में बताओ, और जो आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में बताओ कि चांसेस क्या है कि हम केस जीत जाएंगे, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बताओ। अब गौर से सुनो, बैंक ने कहा जी, लॉयर ने कहा हमारे हमारे 2 ही केसेस है, एक में हमने केस किया सामने वाली पार्टी पे, और एक में हम पे केस हुआ है। जिसमें कंपनी ने केस किया है उसके जीतने के चांसेस है 70%। कंपनी जीत जाएगी, 70% चांस है, और हमें उस सामने वाली पार्टी से पैसा मिलेगा 100 मिलियन रुपया। एक केस है जो कंपनी पे हुआ है और उसके चांस सिर्फ 52% है। सामने वाली पार्टी के जीतने के चांस कितने? इसमें कंपनी ने पैसे देने 50 मिलियन रुपए। मुझे बताओ सर, दोनों का अकाउंटिंग क्या है? इस पे पूरी लायबिलिटी बुक करोगे, प्रोविजन बुक करोगे, 50% से ऊपर चांसेस होते हैं तो हम प्रोविजन बुक करते हैं। और इधर इधर सिर्फ हम डिस्क्लोजर देंगे, क्योंकि जब तक एसेट वर्चुअली सर्टन नहीं होता, 90-95% चांस नहीं होता, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे? डिस्क्लोजर देंगे। और नीचे वाले केस में तो हम सर ये एक्सपेक्टेड आउटकम उससे पूछते हैं, ठीक है जी, कि भाई क्या अंदाजा है तुम्हारा कि क्या हो सकता है इसके अंदर, ऐसा। हाँ, भैया रखना कि 90-95% चांसेस होंगे तो वर्चुअली सर्टन होगा, हम तब उसको जो है ना एसेट के तौर पर बुक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी।
लेकिन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, स्टैंडर्ड में लिखता है कि वेरी रेयरली एक लॉ सूट के अंदर ये बात कंपनी वेरी रेयरली कह सकती है कि वो केस जीतेगी, ठीक है ना, ये याद रखना, वो केस जीतेगी और उसको पैसे मिलेंगे। ये याद रखना, स्टैंडर्ड खुद एडमिट करता है कि आम तौर पे आप एसेट बुक ना करें एक ऐसे केस में जो चल रहा हो, लायबिलिटी बुक करनी है आप, लेकिन सर एसेट प्रूडेंट यूज से हम जनरली बुक नहीं करते। तो स्टैंडर्ड कहता है वेरी रेयरली एक एसेट वर्चुअली सर्टन की कैटेगरी में आता है अगर लॉ सूट का डिसीजन अभी तक नहीं आया। इवन अगर एग्जाम में लिख के दे भी देना कि 90-95% चांस है कि हम जीत जाएंगे, आप लिख दो कि कंपनी शुड रिकॉग्नाइज एन एसेट, हाउएवर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इट इज वेरी रेयर दैट एक अंडरगोइंग ट्रायल के अंदर जो है वो कंपनी एसेट बुक करे, ठीक है जी, वेरी रेयर सिनेरियो, ठीक है जी। बड़े मांगे दोस्त तीनों खत्म। अब मेरे बच्चों तो मैं इस पर एक सवाल दूंगा, जरा अच्छे तरीके से इसको देखिए। हम कंफर्मेशन ना तीन तरह की देख सकते हैं, कितने तरह की, तीन टाइप है कंफर्मेशन, तीन टाइप, ठीक है, सुनो जरा गौर से। एक कंफर्मेशन ये कि मैं मिसाल के तौर पर कंफर्मेशन पवन को भेजूं कि पवन आपसे 100 रुपए रिसीवेबल है, अगर आप भी समझते हो कि 100 रुपए है तो जवाब नहीं दो, आपका खामोश रहना रजामंदी है, ऐसा। और अगर आप समझते हो कि 100 रुपए का बैलेंस नहीं है तो जवाब दो, अगर आप राजी हो तो जवाब ना दो, और अगर आप राजी नहीं हो तो यह है नेगेटिव कंफर्मेशन। अब मैं अगर पवन को 100 रुपए रिसीवेबल है, पवन को एक लेटर लिखूं कि पवन तुम राजी हो या नहीं हो, ये 100 रुपए का अमाउंट है, इसके ऊपर जवाब दो, ये क्या है। मैं पवन को एक लेटर लिखूं, पवन तुमसे कुछ पैसे रिसीवेबल हैं, बताओ कितने हैं, ये क्या है, पॉजिटिव ब्लैंक कंफर्मेशन। क्या चीज। अब मुझे एक बात बताओ सर, सबसे कम ख्वारी डेटर को किसके रिप्लाई में होगी, नेगेटिव जवाब। उसको अगर उसने देखा हाँ यार मैं तो 500 रुपए रिसीवेबल है, बाकी मैंने दे दिया 500 रुपए, फाड़ के फेंक जाओ, ठीक है जी। 502 रुपए हुए तो वो क्या करेगा, तो शायद जवाब दे, शायद जवाब, ठीक है जी। पॉजिटिव है, लिख के दे दिया आपने जी 500 रुपए रिसीवेबल है, तो याद है 500 रुपए रिसीवेबल है, वो क्या करेगा, ओके अग्रीड भेज देगा, ठीक है जी। अगर आपने उसको कहा बताओ कितने रिसीवेबल, अब उसको अंदर जाना है, किताबें खोलनी है, अमाउंट निकालनी है, उसको रिसर्च करना है। सबसे ख्वारी डेटर्स के लिए किसमें, और सबसे बेस्ट एविडेंस की ब्लैंक कंफर्मेशन, और सबसे कचरा एविडेंस किसका है, नेगेटिव कंफर्मेशन। ऐसा सुनो, अब सर स्टैंडर्ड ने दोनों की कंडीशन थी। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं किसकी, नेगेटिव की कंडीशन की जी। नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए 4 जरूरी है, ये चारों होंगी तो नेगेटिव भिजवानी है, अदरवाइज आपने क्या भिजवानी है, पॉजिटिव कंफर्मेशन भिजवानी, ठीक है जी। हम अभी कंडीशन देखते हैं, पहले हम पॉजिटिव के बारे में बात करें, विद बैलेंसेस विदाउट बैलेंस। विद बैलेंसेस में है क्या, व्हेन यू आस्क द रिस्पोंडेंट टू रिप्लाई इन ऑल केसेस विद द स्टेटेड बैलेंस, स्टेट बैलेंस लिखा है उसके बारे में लिख के दो, चाहे आप वो कर रहे हो मान रहे हो नहीं, एग्रीमेंट है डिसएग्रीमेंट है। हम इससे क्या करते हैं, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट, ठीक है जी। यानी हम अमाउंट क्या कर रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं अमाउंट, ये 500 रुपए रिसीवेबल है हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब, यू जस्ट नीड टू कंफर्म, ऐसा। एडवांटेजेस क्या है, जल्दी से रिप्लाई आ जाएगा, क्यों, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर अब देखें ये एक सबसे बड़ा मसला है, हम अज्यूम करते हैं कि वो रिसर्च करेगा, क्योंकि डिसएडवांटेज क्या है सर हो सकता है कि वो रिप्लाई एक्यूरेट ना हो, वो देखे ही नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, एक फोन आया जी आप अब्दुल कादिर को जानते हैं, मैंने कहा अब्दुल कादिर पूरा नाम क्या है, मैंने कहा जी अब्दुल कादिर मिलवानी, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल जानता हूँ, कह रहे आपके स्टूडेंट रहे, मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली फ्रेंड है, अच्छा थैंक यू वेरी मच। इसकी कॉल थी, एक फॉर्म की कॉल, और अल्लाह की कसम में अब्दुल कादिर मिलवानी नाम के बंदे को जानते ही, लेकिन मैंने कहा नहीं यार किसी बच्चे ने मेरा नाम डाला होगा रेफरेंस के तौर पे, तो कंफर्मेशन कॉल आती है इससे, तो सब पे मैं क्या करता हूँ, हाँ हमारे सामने पैदा हुआ है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात ये बताओ, अगर मेरी ये टोटल रिसर्च होती है कि मैं सोचता हूँ कि यार इस तरह का कोई नाम है या नहीं, अगर नाम नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, तब भी कह देता हूँ कि
इसी तरह अगर एक कंफर्मेशन आई तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में क्या आएगा, यार बेचारे का ऑडिट चल रहा है यार, अब मेरे सेहत पे वो कद्दू फर्क पड़ रहा है, मैं बोल दूं हाँ जी इतने रिसीवेबल है उतने रिसीवेबल है, मैं लिख के भेज दूंगा हाँ जी तो मसला नहीं है इतना ही रिसीवेबल है, तो इससे क्या होता है सर, रिप्लाई शायद एक्यूरेट ना हो ऐसा। सर लेकिन अगर पॉजिटिव कंफर्मेशन ऐसी है जो ब्लैंक है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, कोई अमाउंट नहीं दे रहे हैं, हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं, फिल करो फिल करो, अब उसकी जान जाएगी। अब अगर मेरे पास सर एक एक लेटर आता और उसमें लिखा होता जी कि आप अब्दुल कादिर मिलवानी को जानते हैं, तो बेटा जरा उसका सेल नंबर भी दें और उसके अब्बा का नाम भी बताएं, अब मुझे अब्दुल कादिर मिलवानी को ढूंढना पड़ता, ये कौन मनुष्य है, ऐसा है नहीं है। और आमतौर पर सर मैं क्या करता, मैं शायद जवाब ही ना दे, मैं क्या करता, एडवांटेज क्या है, एक्यूरेट रिप्लाई होगा सर, बैलेंस विल बी वेरीफाइड, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसरिगार्ड कर देते हैं सर लोग, या तो बहुत लेट रिप्लाई करते हैं या रिप्लाई नहीं करते, डिसएडवांटेज भी है सर। ऐसा नेगेटिव के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, मैं अब आपसे ना थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, मुझे पता कहाँ मुझे पॉजिटिव विद बैलेंस भेजना चाहिए, कहाँ मुझे विदाउट बैलेंस भेजना, यहाँ क्या हो डिस्प्यूट चल रहा हो, बैलेंस इज मटीरियल और जहाँ रिस्क कम हो। चलो मैं छोटे से 2-3 पॉइंट्स तुम्हें देता हूँ जो तुमने ध्यान में रखो। देखो जहां पर तुम्हारे पास सब्जेक्टिविटी हो ना, सब्जेक्टिविटी समझते हो, मैं रिसीवेबल बुक कर रहा हूँ एक चीज सोच के, आप पेएबल बुक कर रहे हो कुछ और चीज सोच के। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैंने कहा भाई बिल्डिंग बना रहा हूँ, हर साल के एंड में जितना रिसीवेबल होगा आपसे कलेक्ट करूंगा। आपने कहा रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हो तुम, मैंने कहा भाई मैं बिल्डिंग में ये देख लेता हूँ कि मैंने अगर 100 रुपए का खर्चा करना है पूरी बिल्डिंग के ऊपर, पूरी बिल्डिंग पे खर्चा करना है, कितने का करना है, मैंने 100 रुपए का, और मैं 60 रुपए का खर्चा कर चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ जी मैंने बिल्डिंग कंप्लीट कर ली कितने की, 60% की, तो मैं 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपसे ऐसे मांग रहा हूँ। मिसाल के तौर पर, नाम भूल गए जरा, अनीक के अब्बा ने से मिसाल के तौर पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जी एक बिल्डिंग बनानी है, हम बच्चे की शादी करा रहे हैं, बिल्डिंग बना के दे। अब मैं कौन हूँ, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनाता हूँ। मैंने अनीक के अब्बा को कहा कि मैं 100 रुपए आपसे चार्ज करूंगा सर, कितने, 100 रुपए आपसे चार्ज करूंगा, ऐसे मैं 150 रुपए आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है जी। इस बिल्डिंग को बनाने पर खर्चा आएगा मेरा 100 रुपए, मिलेंगे कितने, 150 रुपए मिलेंगे। इसमें मुझे फायदा कितने का है, 50 का है। पहले साल ही मैंने 60 रुपए का खर्चा कर दिया बिल्डिंग में। अब मैं समझ रहा हूँ बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो गई है, 60%। बिल्डिंग कितनी कंप्लीट हो गई है, 60%। तो मुझे अनीक के वालिद साहब से पैसे ले लेने चाहिए कितने, 90 रुपए। ऐसा अनीक के अब्बू ने कहा मेरे हिसाब से बिल्डिंग 60% कंप्लीट ही नहीं, मैं तो जहां से बिल्डिंग को देख रहा हूँ मुझे तो आधी भी कंप्लीट नजर नहीं आ रही, ऐसा है कि नहीं। तो उन्होंने अपनी बुक्स में क्या दिखाया हो, एक डिफरेंट अमाउंट का पेपर। आमतौर पर ऐसे केस में निगोशिएशन होती है, और फिर निगोशिएशन का एक नतीजा निकलता है कि अल्टीमेटली कितनी अमाउंट रिसीवेबल है। ऐसा तो हम क्या करते हैं, गौर से सुनना, मुझे बताओ कंपनी कितने रुपए का रेवेन्यू बुक करेगी, 90 का, लेकिन इससे रिलेटेड रिसीवेबल दो टुकड़ों में बुक करेगी, बिल्ड रिसीवेबल, अनबिल्ड रिसीवेबल। क्या मतलब, हम कहेंगे जी ये अनीक के अब्बू ने मान लिया ये हमारा बिल्ड रिसीवेबल, और जो नहीं माने हमें लगता है वो भी हमारा रिसीवेबल है, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। मिसाल के तौर पर इसमें अनीक के अब्बू ने 80 रुपए मान लिया, तो क्या एंट्री पास करूंगा, रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 90 से, बिल्ड रिसीवेबल कितना, 80, और अनबिल्ड रिसीवेबल कितना जी, 10। ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये जो रिसीवेबल्स के दो अमाउंट्स है ना, ये मुझे अलग अलग डिस्क्लोज करिए, ठीक है, दो मुझे क्या करने पड़ेंगे, और अगर मिला के डिस्क्लोज करो तो आपको ब्रेकअप देना है इसका कि कितना अमाउंट ऐसा है जो आप समझते हो कि बिलिंग कर दी है, और कितना अमाउंट ऐसा है जिसकी आपने अभी तक बिलिंग, क्योंकि इससे हमारे करंट और नॉन करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन का फर्क आता है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, जहाँ सब्जेक्टिविटी होगी ना, वहां आप जनरली ब्लैंक कंफर्मेशन यूज करो, ताकि एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता चल जाए जो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा। अच्छा, एक तो सब्जेक्टिविटी हो गई सर, ऐसा। फिर सर रिस्क, सर इसके ऊपर एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट हम किन किन चीजों को देखते हैं सर, कहाँ आपने ब्लैंक कंफर्मेशन भेज दी और कहाँ आपने क्या करना है सर, विद अमाउंट भेज दी। तो मुझे एक बात बताओ सर, विद अमाउंट कहाँ भेजी जानी चाहिए, जहाँ सीधे बिल्कुल सीधी सीधी है, मटीरियल अमाउंट है लेकिन सीधे सीधी सीधी। आओ जरा सर इस सवाल को सॉल्व करें।
यार मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज बहुत शुरू में पढ़ी थी, आप लोग उस वक्त नहीं थे तो फ्रेशर के हो आप। हमने एक चीज पढ़ी थी, वो थी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसमें हमें क्या सिखाया जाता है कि आप कभी भी जब ऑडिट शुरू करें ना, तो क्लाइंट के साथ एक परसीव माइंडसेट, यानी आप ये ना सोचें कि चोर हैं और ये भी ना सोचें कि आज ही सना होता है। आप हर साल का ऑडिट उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से करें। ठीक है जी सर, ये दो हमारे पास ना डेटर्स हैं, मैं इसको निकाल के वहां देगा। अच्छा यार, मैं अब अप्रिशिएट करूंगा कि आपको मैं इस तरह का सवाल दे के चला जाऊं डिस्कस करके, और आप मुझे ड्राफ्ट करके दें, ठीक है जी। तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपकी ड्राफ्टिंग चेक करूँ, इसके लिए हम एक मैकेनिज्म देख रहे हैं कि आपकी ड्राफ्टिंग अब मैं चेक करूंगा रैंडम बेसिस पे 8-8 10-10 लोगों की, ठीक है जी। ये अगर जी विनर चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ऑडिटिंग किंग लिमिटेड जो भी है, ठीक है जी, इसका हम ऑडिट कर रहे हैं फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। You are the engagement manager and you have to decide the type of confirmation to be sent to different types of customers. The company has several businesses, बहुत सारे business हैं, बहुत सारे segments हैं, ठीक है जी, which include sale of goods, provision of services and performance of construction contract. मुझे बताओ सारे business के risk same होंगे? नहीं सर, सबसे ज्यादा risky inherent risk के हिसाब से कौन सा business है? Construction का, ठीक है, उसमें बहुत सारे variable हैं, ठीक है जी। वो कह रहे जी प्लानिंग मटीरियलिटी इज 1.15 मिलियन। प्लानिंग मटीरियलिटी, ऑपरेशनल मटीरियलिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट मटीरियलिटी क्या होती है, मैं आगे जाकर देखते हैं, ठीक है जी। लेकिन अभी हम सब डिस्कस करें कंपनी की मटीरियलिटी कितनी। एनीथिंग अबव 1.15 विल इंपैक्ट योर रिपोर्ट, ठीक है जी। अब द कंपनी हैज एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1.05 मिलियन। मुझे बताया डेटा से 1.05 मिलियन रिसीव करना है, इसको कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। एम मटीरियल अमाउंट नहीं है। अल्लाह के बंदों, एक चीज याद रखो, एनीथिंग दैट इज नॉट मटीरियल जरूरी नहीं है कि वो इमटीरियल है, ठीक है जी। ये मटीरियल इमटीरियल, एक इमटीरियल एक नॉट मटीरियल है और एक मटीरियल। मटीरियल का क्या मतलब है? जो मटीरियलिटी लेवल से ऊपर है। इमटीरियल का मतलब बहुत ही छोटा सा। एक चीज आगे हम और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस के अंदर, एक चीज होती है क्लियरली ट्रिवियल, इतना छोटा है कि हम उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ अप्रोचिंग मटीरियलिटी, करीब करीब है मटीरियल, ठीक है। हम इसको कंफर्मेशन भेजनी के मे भी इंडिविजुअली मटीरियल नहीं है, लेकिन 2-3 गलतियों के साथ देखो तो आराम से मटीरियलिटी लेवल क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा। सर द कस्टमर एक्वायर्स गुड्स फ्रॉम द कंपनी, ठीक है जी, इन विच द कंपनी इज अ डीलर। सर हमसे वो गुड्स खरीदता है जिसमें हम डीलर हैं, बाहर से खरीदा, इसको चिपका दिया, ठीक है जी, हमारी अपनी कोई वैल्यू एडिशन उसमें, तो हमें टेंशन नहीं है किसकी कॉस्ट कितनी है, कितना ओवरहेड चार्ज करें इस पे, कितना ये चार्ज करें, नहीं, सीधा सीधा परचेज है और सीधा सीधा सेल है, डन। फिर द कंपनी ऑन द फिक्स मार्जिन ऑफ 4%, 100 रुपए की चीज लेके 104 में बेच देता हूँ, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इट्स नेचर इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद नो डिस्काउंट। इस 4% में हम कद्दू डिस्काउंट देंगे तो 100 रुपए की चीज हम 104 में बेचते हैं, सिंपल। The management generally confirms the outstanding amount from the debtor using the number of units transferred and received since price is constant. आमतौर पे कंपनी यानी मैनेजमेंट जो है ना, वो इस डेटर के साथ काम किस तरह करती है, भाई हमने आपको 500 यूनिट भेजे, ठीक है जी, 400 के आप पैसे दे चुके हो, बाकी कितना रहेगा, वो उसको सीधा सीधा सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके बैलेंस दिमाग में बिठा देते हैं। मुझे बताओ सर, इसमें सब्जेक्टिविटी है? रेवेन्यू के अमाउंट नहीं, इसमें कोई मेजर रिस्क है? सीधा सीधा अमाउंट है, आपने क्या करना है? मुझे एक बात बताओ, क्या कंफर्मेशन से अगर जवाब ना आया, गलत जवाब आया, क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से इसके रेवेन्यू को वेरीफाई किया जा सकता है? बड़े आराम से। आप सिंपल डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स देख लें, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स कितने यूनिट डिस्पैच हुए, सिंपल, और कुछ भी नहीं, और देख लें कि इस बंदे ने कितने पैसे आपको दे दिए, दोनों को नेट करें, क्या बच जाएगा आपको, रिसीवेबल का अमाउंट। इसका मतलब है सर, दो बड़े फैक्टर, सब्जेक्टिविटी इन रेवेन्यू
ऐसा, और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। जितना आसान होगा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस लेना, हमारा रिलायंस कंफर्मेशन पे उतना कम होगा। अब बताओ इस बंदे को विद बैलेंसेस भेजें या विदाउट बैलेंसेस भेजें? विद बैलेंस आप इसको भेज सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसा, अब आओ बता, दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, सब्जेक्टिविटी और पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। अगर उसका चांस अच्छा है, आसान है, तो फिर आपकी कंफर्मेशन पर रिलायंस भले कम भी, कोई टेंशन नहीं। अब दूसरे का सुनो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस बंदे का कितना है? 2.8 मिलियन। Debtor is obtaining, या debtor is providing, debtor B is obtaining construction services from the client. Revenue is recognized during using stage of completion method. नहीं सर, ये debtor हमसे क्या लेता है? कंपनी से क्या लेता है? Construction services लेता है। Cost method is used to calculate stage of completion and then communicated to the debtor. The debtor assesses the calculation and agrees on a certain amount to be paid. The amount is generally different from what management of the company has stated. A detailed round of negotiations are to take place to agree on a certain amount. Degree of subjectivity क्या इधर ज्यादा है? और मुझे बताओ, इसमें कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर से तुम कुछ कंफर्म कर सकते हो? बहुत मुश्किल है सर। तो मुझे बताओ यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ ब्लैंक कंफर्मेशन देनी चाहिए ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास। ऐसा आप बताओ, ब्लैंक कंफर्मेशन और विद बैलेंसेस में दो पॉइंट्स आपने ध्यान रखना। क्या चीज? सब्जेक्टिविटी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने में कितना है, और नंबर 2, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लो सर। इसका सॉल्यूशन आपको अभी दूं या आप ड्राफ्ट कर रहे हो, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूं? आप इसको ड्राफ्ट करते हो, आप मुझे दोनों में ड्राफ्ट करके देना, अंग्रेजी ड्राफ्ट करके देना कि किसमें हमें ब्लैंक कंफर्मेशन भेजनी चाहिए विद रीजंस, इसी को एक्सप्लेन कर देना। सब्जेक्टिविटी किस चीज में? सब्जेक्टिविटी रेवेन्यू और रिलेटेड रिसीवल को बुक करने में। और नंबर 2, देखो याद साहब है, बोल नहीं पा रहे हो जी, लिखोगे कैसे फिर? जी सर, सर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फ्रॉम या थ्रू ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। ऐसा ऐसा है, कर लोगे सर? ड्राफ्ट करेंगे आप, मैं ग्रुप में से किसी 8-10 लोगों की ड्राफ्टिंग उठाऊंगा हर रोज, और मैं उस पर कमेंट दूंगा उसको, ठीक है जी? अब आपकी जिम्मेदारी, आप उस ग्रुप को किस हद तक पॉपुलेट करते हैं, किस हद तक जो है उस पर जवाब देते हैं, आपकी अपनी, ठीक है जी? अच्छा जी, बड़े हम इससे आगे, मैं आज आपसे एक सवाल और शेयर करूंगा, ठीक है? जितना हमने अभी तक कंफर्मेशन पढ़ा है ना, उसके ऊपर एक सवाल में शेयर करूंगा और मैं अप्रिशिएट करूंगा, उसका भी आप जवाब मुझे लिख के दो, ठीक है जी? अदरवाइज अच्छा, मैं फिर ये भी कहता रहूंगा साथ साथ में जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसका याद रखना, ठीक है जी? पक्का? थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लास समझ है? सही जी, 1 घंटे की रोज मैंने क्लास रखी, को मसला तो नहीं है ना किसी को? है 1 घंटे की, 1.25 घंटे की कर दूंगा मैं इसको, ठीक है? थैंक यू जी। बंद हो जाए यार।